गरीब 3 बहनों के जादुई बाल। उठो माँ, उठो। तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम बोलती क्यों नहीं? लगता है माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। 16 साल की रूपा रोते बिलखते खेत के बीचों बीच बेहोश पड़ी बबीता को पुकार रही थी। बबीता अपनी 3 बेटियों रूपा, संध्या और शिवी के संग ब्रह्मपुर गांव में रहती थी। उसका स्वर्गीय पति अपने पीछे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी छोड़ गया था, जिसे बबीता और उसकी बेटियों का गुजर बसर चल रहा था। उस रोज के बाद से बबीता बीमारी का बिछौना पकड़ लेती है। शिवी, संध्या, माँ की अवस्था बेहद बुरी है। ऐसे में हम तीनों को मिलकर ही खेती बाड़ी संभालनी होगी। ये खेती बाड़ी की बला हम बहनों के बस की बात नहीं। देर दोपहरी में काम करके हम बहनों की खूबसूरती बतौर बदसूरती में बदल जाएगी। ना बाबा ना। मगर इससे तुम्हारी बदसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से तुम्हारा ये चांदनुमा टकला, जिसके इर्द गिर्द इक्के दुक्के बाल बचे हैं। रूपा रोते बिलखते हुए खेत की डगर जाने लगती है। तभी सांवरी उसे टोकती है। अरे इतनी भोर सवेरे कहाँ जल्दी सवारी? माँ की तबीयत बिगड़ गई है चाची। बीजों की बुआई करने खलिहान जा रही हूँ। अरे रूपा, 1-2 बीज अपने बालों की बंजर जमीन पर भी बो दियो, क्योंकि तेरे टकलेश्वर पर खेती की सख्त जरूरत है। सांवरी के कड़वे ताने सुनकर रूपा सिसकते हुए तेज गति से खेत आ पहुंचती है। संसार के रचयिता, आखिर क्यों तूने मुझे इतनी कुरूप बनाकर भेजा? न शक्ल, न सूरत, न केश। कल सभी के सामने व्यंग्यता का पात्र बनकर रह गई हूँ मैं। रूपा आंसू पहुंचकर बीजों की बुआई करने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता। रूपा रोजाना एक सवेरे खेत पर आकर काम करती और सांझ की ढलती बेला के साथ घर लौटती। एक दिन रूपा देर दोपहर खेत काम करते हुए कहती है, भूख के मारे अंदरूनी अंतड़ियां कचोट रही हैं। पहले कुछ खा लेती हूँ, बचा हुआ काम मैं बाद में करूंगी। रूपा एक छायेदार पेड़ के नीचे बैठकर अपने खाने की गठरी खोलती है, जिसके भीतर 2 रोटियां और प्याज थी। जैसे ही रूपा खाने का एक कौर अपने हाथों में उठाती है, पेड़ की डाल से एक जख्मी परिंदा उसके पांव के पास आ गिरता है। अरे, ये परिंदा तो बड़ा ही लहूलुहान है। लगता है किसी शिकारी ने इस पर अपना निशाना साधा था। रूपा उस परिंदे को अपनी बाह में समेटकर सहलाने लगती है। लगता है ये परिंदा प्यासा है। जैसे ही रूपा उस घायल परिंदे को पानी पिलाती है, एक तजो में सुनहरा प्रकाश पेड़ को दूर दराज तक सराबोर करता है, जिसके साथ वो परिंदा एक परी में परिवर्तित हो जाता है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये तन पर सुनहरा पहनावा, ये तो एक परी की पहचान होती है। सही पहचाना, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं रोजाना तुम्हें इस पेड़ की डाल से देखती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। बताओ, बदले में मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? परी रानी, मेरे बाल नहीं हैं। पूरा गांव मुझे कुरूपा कहता है। कोई मेरे नजदीक नहीं आता। मेरी बहनें भी मेरा मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि मेरी बहनों के लंबे केश हैं और मैं बिन बालों वाली। ये सुनकर जादुई परी रूपा पर अपनी जादुई छड़ी जैसे ही घुमाती है, एक सुनहरी चमक रूपा को सर से पांव तक सराबोर करती है। लो रूपा, तुम्हारे शरीर के साथ मैंने तुम्हारे सर पर जादुई सुनहरे केश की बौछार बरसा दी। अब तुम्हें बंधुओं की तरह मौसम की मार झेलकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। जब भी तुम अपने जादुई सुनहरे बालों को स्पर्श करके ये मंत्र दोहराओगी, मेघ से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। ये मंत्र खत्म होते तुम्हारे सुनहरे बाल तुम्हें सोने के सिक्के देंगे। रूपा को जादुई सुनहरे बाल का पुख्ता प्रमाण देकर परी ओझल हो जाती है। रूपा के सुनहरे बाल देखकर उसकी बहनें स्तब्ध रह जाती हैं। सुनहरे बाल, ये क्या भला है? अरे रूपा, ये सुनहरे केश तुझे कहाँ से मिले? हमें भी ऐसे केश चाहिए। दोनों बहनें रूपा के सामने रोने का स्वांग रचाती हैं, जिसे देख रूपा परी को पुकारती है। मेघ से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। रूपा के कहते ही जादुई परी उसके सामने आ जाती है। रूपा, तुमने मुझे पुकारा? जादुई परी,
मेरी बहनें मुझसे जादुई बाल की मांग कर रही हैं। मैं निवेदन करती हूँ, उनकी लालसा को पूर्ण कर दो। परी अपनी जादुई छड़ी से दोनों बहनों के बाल की काया पलट करके कहती है, शिवी, आज से तुम्हारे बाल चांदी और संध्या तुम्हारी बाल हीरे के होंगे। जब भी तुम इनसे मदद की पुकार करोगी, ये बाल तुम्हारी ढाल बन के हीरे और चांदी बरसाएंगे। मगर स्मरण रहे, इन जादुई बालों का इस्तेमाल एक सीमा में ही करना। परी के ओझल होते ही दोनों बहनें उसकी बात भूल कर बोलती हैं, चलो संध्या, उस मंत्र को दोहराते हैं ताकि परी के दिए जादुई बाल का पुख्ता प्रमाण प्राप्त हो सके। हाँ चलो। मेह से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए चांदी के बालों की बहार। मेह से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए हीरो के बालों की बहार। मंत्र खत्म होते ही दोनों बहनों के साधारण बाल जादुई चांदी और हीरे के बाल में तब्दील हो जाते हैं, जिसके साथ शिवी के केश से चमचमाते चांदी के बर्तन का भंडार, साथ ही संध्या के बाल से हीरे बरसने लगते हैं। अरे हमारे जादुई बाल एकदम जिन्न के जादू हो गए। अब हमारे जादुई बाल ही हम बहनों के मनोरथ को पूरा करेंगे। जादुई बालों के बलबूते दोनों बहनें अक्सर अपना स्वार्थ साधती। एक दफा एक बूढ़ी भिखारन उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में रहने वाला, कोई बड़े दिल वाला, इस बुढ़िया को खाने का निवाला दे दो। बुढ़िया की बोली सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। क्या बात है बूढ़ी अम्मा? बेटी, मुझ बुढ़िया पर तरस खाओ। पिछले 5 दिनों से पानी पर जिंदा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। इस बेबस बुढ़िया की भूख मिटाओ। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमने इस बुढ़िया का बेड़ा थोड़ी उठाया है। तुम्हें मसीहा बनना है तो बनो। हाँ हाँ, हम अपने जादुई बाल का जादू खामखा इस बुढ़िया के पीछे क्यों खर्च करें? दोनों बहनें मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय अपने पांव पीछे खींच लेती हैं। बूढ़ी अम्मा, आप निराश ना हो, मैं आपकी मदद करूंगी। रूपा अपने साधारण बालों को स्पर्श करके मंत्र बोलती है। मेह से फूटी बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। मंत्र शब्द खत्म होते ही रूपा के साधारण से बाल एक तजोमय प्रकाश में सराबोर होकर सुनहरे जादुई बाल में बदलकर सोने के सैकड़ों सिक्कों की बौछार बरसाने लगते हैं, जिसे देख बुढ़िया हैरतअंगेज हो जाती है। अरे ये बाल है कि बला? कहीं ये मेरे आंखों की मिथ्या तो नहीं? नहीं अम्मा, ये मेरे ही जादुई सोने के बाल हैं। ये सारे स्वर्णिम सिक्के आप रख लीजिए। अब आपको दर दर भटक कर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। ईश्वर तेरे जादुई बालों की बहार को बढ़ोतरी दे। समय गुजरता है। जब कभी कोई बेबस बदहाल मदद की मांग करते हुए बहनों की दहलीज पर दस्तक देता, तो संध्या शिवी अपने हाथ खड़े कर देती, मगर रूपा उनकी मदद करती। एक दिन एक तपस्वी आता है। आवाज सुनते ही तीनों बहनें बाहर आती हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इतनी सुबह सवेरे किसे चैन नहीं? अरे ये तो कोई बाबा है। बाबा को भिक्षा दो बेटी। देखो बाबा, अपने दान पुण्य की पोटली उठाकर चलते बनो। रईस घर देखते नहीं कि चले आते हैं मुंह उठाए। अरे शिवी, संध्या, जरा सा दान देने से कुछ बिगड़ थोड़ी ही जाएगा। इन ढोंगी बाबाओं को हम दोनों बहनें बखूबी जानती हैं। बित्ते भर की दाढ़ी बढ़ाकर महज लोगों को लूटते हैं। बाबा, मैं आपको दान देती हूँ। ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, मैं तुमसे मदद की मांग करती हूँ। एकाएक रूपा के बाल स्वर्णिम जादुई बाल में सराबोर होकर सोने के सिक्कों की भरमार कर देते हैं। ये लीजिए बाबा, ये सारा धन आप रखिए। अचानक एक चमक चकाचौंध होने के साथ तपस्वी परी में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो वही परी है। तुम दोनों बहनों ने अपने जादुई बालों को केवल अपना स्वार्थ साधने का ढाल बनाया, मगर रूपा ने बतौर अपने जादुई बाल से बेबस लाचार लोगों को बढ़ चढ़कर मदद दी। इसीलिए इसी पलछिन मैं तुम दोनों बहनों के जादुई बाल वापस लेती हूँ।
दोनों बहनों के बालों का जादू परी की जादू छड़ी में समाहित हो जाता है। रूपा, तुमने मेरे चेतावनी को भली भांति अपने चितवन में रख छोड़ा, इसीलिए ये जादुई बाल सदा तुम्हारा बल बनकर कार्यरत रहेंगे। अब दोनों बहनों के लाख रोने बिलखने के बावजूद उनके जादुई बाल नहीं रहते। रूपा ने जादुई बाल की कमाई से बदहालों की मदद की, वहीं जादुई बाल बाकी दो बहनों के लिए स्वार्थ साधने का जरिया बन गया, जिसके चलते उन्हें अपने बाल गंवाने पड़े। मिट्टी के शैतान बनाने वाली चुड़ैल। एक काली अंधेरी गुफा में डरावनी चुड़ैल यज्ञ करते हुए लाल सिंदूर फेंक रही थी। ओम भद्रकाले शक्तिशाले आत्मम मम शक्ति प्रदान मम। अब मैं करूंगी अपना जरूरी काम। आज अपने इंतकाम को अंजाम दूंगी। ये दुनिया मेरी है और मैं इन सब पर कब्जा करके ही रहूंगी। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी अगली कार्य को पूर्ण करना होगा। ये कहते ही चुड़ैल मिट्टी को इकट्ठा करके 6-7 बौने राक्षस के पुतले बना देती है और कहती है, आखिरकार मेरे राक्षस के पुतले बन ही गए। अब बस इनमें जान फूकनी बाकी है। ओम पट्ट स्वाहा, ओम भद्रकाली शक्तिम क्लीम स्वाहा। चुड़ैल मिट्टी के बौने राक्षस में अपनी तंत्र मंत्र की विधि करके उसमें जान फूंक देती है। चुड़ैल के हाथ से नीली रोशनी उन पुतलों में जाती है, जिसके बाद उसके यज्ञ में एकदम से विस्फोट होता है। उन बौने पुतलों की लाल आंखें चमकती हैं और सिंग निकल कर आते हैं। अपने अजीब से दांतों से एक भयंकर आवाज में वो भसते हैं। आखिरकार मेरे मिट्टी के शैतान तैयार हो ही गए। अब ये मेरा वो काम करेंगे जो दुनिया में आज तक कोई शैतान नहीं कर पाया होगा, ना कोई चुड़ैल। आओ मेरे शेरों, और अब तुम तैयार हो चुके हो। चुड़ैल भयंकर हंसी में हंसने लगती है। उसके मिट्टी के बनाई शैतान काफी भयंकर और शैतानी थे, क्योंकि चुड़ैल की शैतानी सोच से जो जन्मे थे। चिंतन वाली बात यह थी कि आखिर चुड़ैल क्या अंजाम देना चाहती थी। क्यों उसने मिट्टी के शैतानों का सहारा लिया? क्या वो ये करके इंसानों को नुकसान पहुंचाएगी? क्या चुड़ैल का शैतानी खेल कभी खत्म हो पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी मिट्टी के शैतानों, जाओ। अब तुम्हारा ये काम है कि तुम लोगों को डरा धमकाओ और मेरे सामने झुकाओ, और अगर कोई ऐसा ना करे तो उसे मेरे पास ले आओ। जो हुक्म मेरी मल्लिका। चुड़ैल के कहते ही उसके सारे पुतले एक लाइन में गुफा से बाहर निकलते हैं और गांव में जाते हैं, जहां उसके शैतान गांव में जाकर छोटे मोटे धमकाकर बमबारी करने लगते हैं, जिससे गांव के पेड़ झोपड़ियां जलने लगती हैं। सोते हुए लोग आग देखकर उठकर चिल्लाने लगते हैं। अरे मोरी मैया, ये क्या रातों रात इतना धमाका कौन कर रहा है गांव में? और ये इतनी भयंकर आग कैसे लगी? मुझे सब जानना होगा। कुछ लोग अपने घर से बाहर आकर भगदड़ करने लगते हैं, तो मोना जैसे लोग अपने पड़ोसियों को जगाकर उन्हें बाहर लाने की कोशिश करते हैं। अरे ओ गुलाबो चंपा, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, यहाँ आग लग गई है। अरे कोई हमें बचाओ। अरे पूरा गांव आग की चपेट में आ गया है। हे भगवान, ये गांव में इतनी भीषण आग कैसे लगी? राजू, बबलू, कान्हा, अरे जल्दी लाकर कुएं से पानी डालो। हाँ, चलो पानी डालते हैं। अरे वो बबलू की झोपड़ी में भीषण आग लग गई बा। वो तो शुक्र की है कि उसका बचुआ और मेहरारू बच गई। अरे सरपंच साहब, ये गांव में आग और धमाके कैसे हो गए बा? हमारा तो पूरा घर ही जल गई बा। अरे हम खुद ही कछु न जानती हैं। अरे हम खुद ही कछु न जानत हैं। ई कैसे हुई गवाह? तो हर बचुआ और मेहरारू तो ठीक बा? हाँ सरपंच साहब, मैं उन्हें मंदिर में बिठा कर आई गवा हूँ। चलिए सभी लोग आग बुझाने। चारों तरफ भगदड़ मचती है। लोग कुएं से पानी लाकर झोपड़ियों को बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी चुड़ैल के 7 शैतानी पुतले आकर कहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज के बाद वही करना जो हमारी मल्लिका तुमसे कहेंगे, समझे? अरे कौन है तोरी मल्लिका? जरा हमको भी मिलाई दियो। अरे तू पगली हुई गवा का? अरे दिखती नहीं कि वो शैतान है।
हाँ हाँ, कहाँ से ये तुझे ये शैतान लगवा? चुटका चुटका। हमारा मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये बोलकर वो पुतला अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर अपनी आंखों से लाल रोशनी निकालता है, जिसके बाद केतकी और कजली के साथ बाकी लोगों को वो हवा में ऊपर उछालकर जमीन पर पटक देता है और 2 आदमियों के गले पर तलवार लटका देता है। अरे राम, मर गई, इन्होंने तो बहुत जोर से मारा। मार डाला रे, तोड़ डाला कमर। अगर अब पंगा लिया तो पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। बेहतर होगा तुम हमारी मल्लिका को अब से अपना भगवान मानो और जो वो बोले वही करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, वही तुम्हारी अब कर्ता धर्ता है। नहीं 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 नहीं, किसी को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारी मल्लिका जो चाहेंगी हम वही करेंगे। हाँ हाँ, हम वही करेंगे। अरे ये तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, इनसे तो बच के ही रहना होगा। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ शैतानों, राजू और बिरजू को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। सरपंच की ये बात सुनकर सभी गांव वाले उस शैतान के सामने झुक जाते हैं। वहीं चुड़ैल अपनी विधि करके मिट्टी के शैतान और बनाती है, उसमें जान डालती है और उन्हें भी गांव वालों को मारने के लिए छोड़ देती है। तभी पहले वाले पुतले वापस आ जाते हैं। हफ्ता बीत जाता है, चुड़ैल का ये कारनामा यूं ही चलता रहता है। वो बार बार अपनी मिट्टी के पुतले को बनाती है, उनमें जान डालती है और अपने इरादों और शक्तियों से उन्हें शैतानी बनाती है और कहती है, मेरे प्यारे प्यारे मिट्टी के शैतानों, जाओ तहलका मचा दो, जो मुझे ना माने उन्हें जला दो। ये कहते ही चुड़ैल के मिट्टी के शैतान चले आते हैं और गांव के लोग अब और भी खौफ में आ जाते हैं। एक रात चुड़ैल गांव में आती है और कहती है, देखो अब से मैं ही तुम्हारी भगवान हूँ, इसलिए मुझे निराश करोगे तो भुगतान भी तुम ही भरोगे, इसलिए बेहतर होगा मेरी बात मानो, मुझे स्वादिष्ट पकवान बनाओ, मदिरा पिलाओ और खुश रखो। अगर किसी ने भी मुझसे गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मैं उसे जलती कढ़ाई में पकौड़े बनवा दूंगी। तो अब तुम्हारा यही काम है और गांव के आधे लोग मेरी एक बड़ी सी मूर्ति बनाएंगे। चलो शुरू हो जाओ सब। ये कहते ही चुड़ैल अपने मुंह से ड्रैगन की तरह आग उगलती है। तभी गांव के सभी लोग घुटने पर बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ हाँ, अरे तुम जैसा कहती हो, जैसा चाहती हो वही होगा, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। तभी गांव के बीच में चुड़ैल का एक आसन लगाया जाता है, जहां कुछ लोग उसे नाच कर दिखाते हैं तो कुछ गांव के लोग उसे अपने हाथ से मांस पकड़कर खिलाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। तभी कान्हा मन में कहता है, छी 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 छी, हे भगवान, ये हमारे क्या दिन आ गए कि एक चुड़ैल की खातिरदारी करनी पड़ रही है और उसे मांस खिलाना पड़ रहा है। भगवान मुझे माफ करना, मेरा धर्म भ्रष्ट होने से बचा लेना। पता नहीं अब कोई भगवान या इंसान हमें बचाने आएगा। ये चुड़ैल कहीं एक दिन हमें कच्चा चबा कर न खा जाए। तुम फिक्र मत करो, भगवान किसी न किसी को तो भेजेंगे जरूर। इतना दूर होने के बाद भी तुम क्या खुसर पुसर कर रहे हो? मेरा पेट अभी नहीं भरा, मुझे और रसीला मांस ला कर दो और तुम अच्छे से पैर दबाओ मेरे, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। करता हूँ, हमें कुछ मत करना। हाँ हाँ, खिलाता हूँ मैं, ये लो लजीज मांस मटन। हो, इसको कितनी पास आ रही है। अरे और मदिरा लेकर आओ मेरे लिए। और सरपंच बुड्ढे, तूने नाचना क्यों बंद कर दिया? चल नाच, और हाँ अपने सर पर मटकी रख। गाना कौन गाएगा? मैं गाऊंगा, मुझे आता है। बन के जब तू फ्लोर पर आ गिरी, नाच नाच मेरी रानी राच, नाच 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 मेरी रानी राच नाच। ये गाना सुनते ही चुड़ैल विशाल आकार में आकर खुद नाचने लगती है, जिसके एक पैर से लोग इधर उधर गिरते हैं और भागने लगते हैं। नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी, नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी। अरे राम, ये मोटी क्यों उठी? अब नाच नाच के हमारा दम निकाल देगी। अरे भागो भागो सब। अरे हाँ, भागो भागो। अरे अरे अरे, अगर कोई अपनी जगह से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उस पर आग बरसाकर उसका कबाब बना दूंगी। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से, और मूर्ति बनते ही सबको मेरी पूजा करनी है। एक एतकी, जा जाकर देख मेरी मूर्ति बनी कि नहीं। जी जी जी।
केतकी डर डर के लोगों के पास जाती है, जहाँ लोगों ने चुड़ैल की बहुत भव्य मूर्ति बनाकर खड़ी की थी, जिस पर काम अब भी चल रहा था। ढेर सारे लोग उस मूर्ति को बनाने में व्यस्त थे। हैरानी वाली बात क्या है, उस चुड़ैल की बड़ी मूर्ति तैयार हो पाएगी? क्या लोग उसकी पूजा करेंगे या उससे पहले ही कोई इस गांव का मसीहा बनकर उन्हें बचाने आएगा? जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए। एक सास की 5 अनोखी बहुएं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में रमेश अपनी पत्नी शारदा और अपनी 5 अनोखी बेटी राधा, सोनम, शगुन, आरती, ममता के साथ रहता था। उसकी 5 बेटियों के अंदर एक अनोखी खूबी थी। किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, वहीं किसी के अंदर आग वाली शक्ति। रमेश मुखिया के खेतों में खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन इतने में उसका कुछ नहीं होता था। एक दिन वह शारदा से कहता है, अरे शारदा, अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक तो काम सही से नहीं चलता और फिर मुखिया पैसे देने में भी आनाकानी करता है। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता ये सताती है कि मैं अपनी 5 अनोखी बेटियों की शादी कैसे करूंगा। अरे कौन करेगा इनसे शादी? देखिए, चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा और हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अगर ऐसे ही भगवान के भरोसे रहा तो पता नहीं अपनी बेटियों की शादी कब करूंगा। वह इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पंडित आता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई साहब, कैसे हो? सब कुछ ठीक है? हाँ पंडित जी, सब ठीक है। तुम बताओ अपनी कैसे आना हुआ? दरअसल मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे हमारे गांव के हरिश्चंद्र भाई साहब के 5 बेटे हैं और वो अपने 5 बेटों की शादी एक साथ करवाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता भेजा है। लेकिन पंडित जी, हरिश्चंद्र तो बहुत अमीर आदमी है, उसे तो अपने बेटों के लिए एक से एक लड़की मिल जाएगी, फिर मेरी बेटियां ही क्यों चुनी उन्होंने? अरे रमेश भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें गरीब और संस्कारी लड़कियां चाहिए जो कि तुम्हारी बेटियां हैं। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? अरे नेकी और पूछ पूछ, जब इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? हमारी बेटियां तो भाग्यशाली होंगी उस घर के बेटों से शादी करके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं और अपनी 5 बेटियों को बुलाकर कहते हैं, तुम 5 को मैंने बहुत ही मेहनत से पाला है। तुम 5 बहुत अच्छे से जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखो। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता भेजा है कि तुम सदा जिंदगी में खुशी रहोगी। हाँ बेटी, वहाँ जाकर अपने इन गरीब माँ बाप को भूल मत जाना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? बेटियाँ कभी अपने माँ बाप को भूलती हैं क्या? मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आपसे मिलने आती रहूंगी। देखो पिताजी, मैं नहीं जानती कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा, लेकिन आपने हमारे लिए कोई फैसला लिया है तो वो जरूर ठीक ही होगा। अरे वाह, अब हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बस आपके पास ही रहना चाहती हूँ। देखो बेटी, अब तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो इसे इनकार मत करो और खुशी खुशी शादी करके यहाँ से विदा हो जाओ। एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही है। रमेश अपनी 5 बेटियों को बहुत प्यार से समझाता है, जिसके बाद कुछ दिनों में उसकी 5 बेटियों की शादी हो जाती है। लेकिन उसकी 5 बेटियों के अंदर एक खासियत होती है। किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, किसी के अंदर आग वाली शक्ति। उनकी शादी के बाद वह अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन जो भी उन्हें देखने आता वह उन 5 की सास उर्मिला से हंसते हुए कहने लगता, अरे उर्मिला बहन, पूरी दुनिया में तुझे ये 5 अतरंगी बहुएं ही मिली। जरा इनके अंदर देख तो सही, क्या खूबी है जिसे देखते ही तूने शादी करवा दी। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कहती है। तेरे बेटे बहुत अच्छे हैं और तूने इतने अजीब लड़कियों से उनकी शादी करवाई है।
देखिए, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, उसके चेहरे या उसके अंदर की कमी से कुछ नहीं होता। और मेरी पांचों बहुएं बहुत अच्छी हैं। अपनी सास का ये जवाब सुनकर वह पांचों बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी कुछ दिन बाद अचानक से उर्मिला के पांचों बेटों की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान पहुंच जाता है। अब मैं क्या बताऊं, जब से फैक्ट्री में आग लगी है सब कुछ खत्म हो गया है। वहाँ यहाँ नौकरी ढूंढने पर भी नौकरी नहीं मिल रही। मैं भी कई ऑफिस में गया लेकिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में नहीं रखा। अब हमारा घर किस तरह चलेगा? अरे चिंता मत करो, कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही। अरुण, हम ऐसे कब तक हाथ पे हाथ धरकर बैठ सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन 5 भाइयों की ये बातें वो पांचों राधा, सोनम, शगुन, आरती और ममताज सुन लेती हैं, जिसके बाद वह अपने पतियों की मदद करने के लिए सोचती हैं। अगर हम पांचों मिलकर अपने पतियों और अपने सास ससुर की मदद करें तो ये घर पहले की तरह चलने लगेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतने गरीब देखते हैं कि हमें कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। इसी से मुझे एक आइडिया मिला, क्यों ना हम लोगों को अपने अजीब गरीब होने की वजह से मनोरंजन करना शुरू करें, जिससे हमें पैसे मिल सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बात का पता अगर घर वालों को चल गया तो वो हमें क्या कहेंगे? उस बात की टेंशन तुम मत लो, हम इस गांव में नहीं दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे। उस दिन के बाद से रोज वह पांचों पहले दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपनी अपनी खूबियों से कुछ न कुछ करके दिखाती और आग से उन्हें छोटे मोटे जादुई करतब करके दिखाती, जिससे लोग उन्हें पैसे देते और वहां से चले जाते। इसी प्रकार वह सुबह से शाम तक खूब सारा पैसा कमा लेती और वापस जब घर लौटती हैं तो वह सारा पैसा लेकर अपनी सास के हाथ में रख देती है। तुम पांचों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? माँ जी, हम पांचों बहनों को एक सिलाई कंपनी में काम मिला है, वहीं से हमें ये पैसा भी मिला है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो तुम पांचों ने कमाल कर दिया। ऐसे ही अब हर रोज वह पांचों दूसरे गांव में जाकर करतब दिखाती और पैसा कमाकर अपनी सास को दे देती, जिसकी वजह से उनका घर चल पा रहा था। एक दिन जब वह पांचों दूसरे गांव में करतब दिखा रही होती हैं, तो उन पांचों के पति उसी गांव में काम ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ये भीड़ कैसी लगी है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह पांचों वहां पहुंचते हैं, वह अपनी पत्नियों को देखकर हैरान रह जाते हैं और गुस्से से आग बबूला होकर वापस घर लौट आते हैं। जैसे ही शाम को उन पांचों की पत्नी आती हैं, वह अपनी माँ को बुलाकर उनकी हकीकत अपनी माँ के आगे रखते हैं। अब बस यही दिन तो देखने के लिए रह गया था, हमारी पत्नियां लोगों को सर्कस दिखा रही हैं। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे कोई चोरी तो नहीं कर रही और किसी की 2 बातें तो नहीं सुन रही। जो कर रही हैं अपनी मेहनत का काम कर रही हैं। मुझे मेरी बहुओं के ऊपर नाज है। उर्मिला अपने पांचों बेटों को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सब देखकर उसकी 5 बहुएं बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद से वह पांचों अपने ही गांव में करतब दिखाना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद जब उन पांचों के पतियों की नौकरी लग जाती है तो वह पांचों ये काम छोड़ देती हैं और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। किशनगंज के गांव में रात के अंधेरे में एक साइकिल पर दूध के डब्बे लिए झुनझुन भूतिया दूध वाला आता है और कहता है, आ गया हूँ मैं वापस, अब जो दूध मैं बेचूंगा वही सब पिएंगे। चल झुनझुन दूध वाला, उस कुएं के पास जाना है। ये कहकर वो कुएं के पास पहुंच जाता है और कुएं से बाल्टी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी अपने दूध के डिब्बों में मिला देता है। अब तैयार हुआ ना मेरा मिलावटी दूध, सबको यही पिलाऊंगा। तैयार हो जाओ गांव वालों, सबसे पहले सरपंच तेरे पास आ रहा हूँ मैं। ये बोलते ही वो भूतिया दूध वाला गांव में इंसानी रूप में आकर सरपंच के घर की ओर बढ़ता है और उसके घर की बेल बजाता है। आवाज सुनकर सरपंच आता है। अरे अब इतनी रात गई, कौन आ गया कमबख्त? अरे साहब, मैं दूध वाला आपको दूध देने आया था। अरे इतनी रात में कौन दूध देता है भला? अरे साहब, मुझे मालकिन जी ने बुलाया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। सरपंच उसकी बात सुनकर अंदर से दूध का बर्तन ले आता है और वह दूध वाला अपने मिलावटी दूध उसे दे देता है। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो भूत अपनी साइकिल लेकर चला जाता है।
अगली सुबह उसकी बीवी जब दूध गर्म करके उसके लिए लाती है तो उसे पीते ही कहता है, अरे आज दूध बड़ा अजीब सा लग रहा है, पीने में महक भी आ रही है और गाढ़ा भी नहीं है दूध। अरे सुलोचना, पानी मिलाकर दिया है क्या दूध में आज? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने कभी मिलावटी दूध पिया है क्या? आपका ग्वाला सिर्फ आपको ही दूध देने आता है। हाँ, वो तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो पी ही लेता हूँ। ये कहते ही सरपंच दूध का भरा ग्लास एक झटके में पी जाता है। तभी उसके मुंह से खून निकलता है और खून की उल्टी करने के बाद मर जाता है। ये देखकर उसकी बीवी सुलोचना कहती है, अरे सरपंच साहब उठिए, क्या हुआ? आपको खून की उल्टी कैसे हो गई? हे भगवान, ये क्या? उनकी तो सांसें ही बंद हो गई। सुलोचना डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर सरपंच को मृत घोषित कर देता है। शाम को जब उसकी चिता जलती है तो भूतिया दूध वाला कहता है, जैसे सरपंच मैंने तुझे बदला लिया है, जैसे सरपंच मैंने तुझसे बदला लिया है, ऐसे ही मैं प्रीतम और निकेतन से भी लूंगा और सब गांव वालों को बताऊंगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। बदला तो लेकर ही रहूंगा। तभी गाय का दूध निकाल कर वो डब्बे में भर लेता है। तभी उसके घर के बाहर एक छोटा बच्चा रो रहा होता है। आह, भूख लगी है, कोई खाना दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कूड़ा उठाते उठाते मैं बहुत थक गया हूँ। अरे ये बच्चा तो बहुत रो रहा है, इसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। क्यों ना मैं इसे गाढ़ा दूध पिला दूं गाय का। भूत अपना रूप बदलकर उस बच्चे को ग्लास भर के गाय का दूध पिलाता है, जिसके बाद वह बच्चा डकार मारकर कहता है, शुक्रिया, अगर आपने मुझे दूध पिला दिया। मैं तो बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, पर अब दूध पीकर ताकत आ गई मुझे। अरे कोई नहीं बेटा, तुम्हें कभी भी दूध पीना हो या भूख लगे तो यहाँ आ जाना, ठीक है? जी अंकल। अब इन छोटे मासूम बच्चों से क्या प्यार करना। ये तो मासूम होते हैं, ये चालाकियों से कहाँ वाकिफ होते हैं जो इन्हें मिलावटी दूध पिलाऊं। मिलावटी दूध तो मैं गांव के लोगों को पिलाऊंगा। ये कहते ही झुनझुन मिलावटी दूध बेचने निकल जाता है। वह जहरीला दूध आम लोगों को नहीं पिलाता था, वह सिर्फ उन्हें ही जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। तभी झुनझुन वाला रविता के घर पहुंच जाता है और कहता है, अरे रविता बहन, दूध ले लीजिए, दूध, ताजा ताजा दूध। अरे भैया, आप तो आज जल्दी आ गए। हाँ, वो क्या है ना, मुझे शहर भी दूध देने जाना है। ये लो बहन, दूध ले लो, बर्तन लाओ। 1 मिनट दूध वाले भैया, मैं अंदर से बर्तन ले आती हूँ। ये बोलकर रविता अंदर से बर्तन ले आती है और भूतिया दूध वाला उसे मिलावटी दूध दे देता है, जिसके बाद में प्रीतम के घर पहुँच जाता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अरे दूध ले लीजिए, दूध, ताजा ताजा दूध। प्रीतम भाया, जल्दी आइए। अरे कौन आ गया इस समय? राखी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो भूत अंदर आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। वो प्रीतम के कमरे में चला जाता है। वह दरवाजा बंद कर देता है जहाँ प्रीतम अपनी शेव बना रहा था। जल्दी से शेव बना लेता हूँ, फिर मेरी राखी मुझे मक्खन मक्खन गालों में देखेगी और प्यार करेगी। भूल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। कौन हो तुम और क्यों मेरे घर में घुस आए हो? ना बदला लेने आया हूँ प्रीतम तुमसे, भूल गए मुझे? अरे मैं झुनझुन दूध वाला। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुम तो मर गए थे ना? ना, मरा नहीं था, मार दिया गया था। तूने और निकेतन ने मिलकर मुझे मार दिया था। बहुत लोगों को मिलावटी दूध पिलाने का शौक है ना, अब तुम दूध क्यों नहीं बेचते हो? मिलावटी दूध बेचकर ज्यादा ही धनवान हो गए हो, अब तो मरने वाले हो। चलो इस दूध को पियो। नहीं, मैं इस दूध को नहीं पीऊंगा। पीना तो पड़ेगा, चाहे जबरदस्ती सही। तभी वह भूतिया दूध वाला प्रीतम को जबरदस्ती जहरीले दूध का ग्लास पिला देता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून की उल्टी आनी शुरू हो जाती है और कहता है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और अब शायद मैं मर जाऊंगा, इसलिए तुमसे जाते जाते माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। ये कहते ही प्रीतम मर जाता है और उसकी लाश को झुनझुन कहता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर तुमने माफी मांगी है तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है।
अब निकेतन की बारी है। ये कहते ही भूतिया दूध वाला गांव में जाता है, जहां निकेतन उसे पेड़ के नीचे जुआ खेलते हुए दिखता है। उसे देखते ही वह उसका कॉलर पकड़कर कहता है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं निकेतन, बहुत बच लिया, अब तेरे निपटने की बारी है। आप कौन है और इस तरह से मेरा कॉलर कैसे पकड़ सकते हैं? छोड़िए मुझे, वरना मेरे साथी आपको मारेंगे। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम मुझे? मैं तुम्हें याद नहीं हूँ क्या? अरे छोड़ो निकेतन को, क्यों ऐसे पकड़ा हुआ है? वैसे कौन हो तुम? आज ये नहीं बचेगा, गांव वालों मार डालूंगा इसे मैं। झुनझुन के ऐसा कहने पर गांव के लोग इकट्ठा होकर उस पर पत्थर मारने लगते हैं। तभी झुनझुन अपने भूतिया रूप में आकर कहता है, अगर आप किसी ने मुझ पर पत्थर बरसाया तो निकेतन को इसी वक्त मार डालूंगा। पर तुम ऐसा मारना क्यों चाहते हो? पर तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? कौन हो तुम? और हमारे गांव में एक भूत क्या कर रहा है? भाई मैं भूत हूँ, लेकिन हूँ इसी गांव का। आप सब मुझे जानते हैं। मैं आप सबके घर दूध देने आता था, झुनझुन दूध वाला, याद है आपको? क्या? झुनझुन दूध वाला? पर तुम तो गायब हो गए थे ना? नहीं, मैं गायब नहीं हुआ था। मुझे इस निकेतन सरपंच और प्रीतम ने मिलकर मार दिया था। 6 महीने पहले की बात है। मैं बड़ी ईमानदारी से आप सबके घर पर दूध पहुंचाया करता था, शुद्ध गाय का गाढ़ा दूध। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो, मोटी मलाई वाला दूध ले लो। दूध बेचकर जब मैं वापस घर लौट रहा था तो मैंने प्रीतम को अपने दूध के डिब्बे में बहुत सारा पानी मिलाते हुए देखा। तो मैंने कहा, अरे प्रीतम, ये क्या कर रहा है तू? लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे जिस दूध को पीकर लोग ताकतवर होते हैं, तू उसी में पानी मिला रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे तू चुपचाप रह, तुझे कुछ नहीं पता। थोड़े बहुत दूध में मिलावट चलता है, लोग खुशी खुशी पीते हैं, कुछ नहीं होता उन्हें। देख, तू ऐसा मत कर, वरना मैं सरपंच से जाकर बोल दूंगा। जा बोल दे, मैं अकेला नहीं हूँ, निकेतन भी यही करता है। ये सुनकर झुनझुन का खून खौल जाता है और वह सरपंच को जाकर सब बता देता है। तभी सरपंच हंसते हुए कहता है, अरे हमारा वफादार ईमानदार झुनझुन दूध वाला। अरे बेटा, आटे में नमक जितना झूठ बेईमानी सब चलता है, मुझे पता है। मतलब आप भी मिले हुए हैं? मैं सब गांव वालों को आपकी करतूत के बारे में बता दूंगा। झुनझुन की बात सुनकर सरपंच, निकेतन, प्रीतम तीनों उसे मिलकर मार डालते हैं और जंगल में फेंक देते हैं। इसीलिए मैं उससे बदला लेने आया हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये सब अभी तक आपको मिलावटी दूध पिलाते हैं। हाय राम, ये प्रीतम, सरपंच, निकेतन तो बड़े मिलावटी किस्म के निकले। झुनझुन भूतिया दूध वाले की बात सुनकर गांव वाले आक्रामक हो जाते हैं और निकेतन को मारने के लिए मान जाते हैं। तभी झुनझुन निकेतन को मार देता है। अपना बदला पूरा करके झुनझुन को मुक्ति मिल जाती है और वह हमेशा के लिए चला जाता है। तब से गांव में सभी लोग शुद्ध दूध पीने लगते हैं। एक सास की 5 अनपढ़ बहू। 60 वर्षीय सरस्वती दिल्ली शहर में रहती थी। अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते से वो पेशे से एक कॉलेज की प्रोफेसर थी। सरस्वती के 5 बेटे थे, जिनका नाम नकुल, प्रीत, संजय, श्रवण और मानव था। एक सांझ सरस्वती बालकनी में बैठी कहती है, मेरे सभी बेटे अब सयाने हो चुके हैं, 5 का काम भी सेटल्ड है, समय हो चला है अब उनकी शादी कर दूं। एक बार 5 पटना से लौट आए तो ये बात मैं उनके सामने रखूंगी। तभी बालकनी में बैठी सरस्वती सोसाइटी के गेट से घुसती अपने बेटों की कार को देखकर दरवाजे पर दस्तक देती है। उसके 5 बेटे कार से बाहर आते हैं। माय सन, आई वाज मिसिंग यू वेरी मच। वी मिस यू मोर देन यू मॉम। तभी उनके पीछे उन 5 की पत्नियां भी बाहर निकलकर सरस्वती के पैरों में गिरकर कहती हैं, पाए लागू अम्मा जी। अरे क्या हुआ सासू माई, पीछे काहे सरकत हो? Who the hell are you? पीछे हटो 5 की 5। नकुल, प्रीत, श्रवण, कौन है ये? अरे हम बतावत हैं अम्मा जी, हम 5 आपके सपूतों की जीवन संगनी और ये आपकी पतोहू हैं। अरे क्या बक रही हो तुम 5? मेरी बहू हो ही नहीं सकती। मेरे बेटे ऐसी गवार लड़कियों से कभी ब्याह नहीं कर सकते। माँ, अब ये 5 ही आपकी बहुएं हैं। अरे मती मारी गई है तुम्हारी। इन अनपढ़ों का आधा बोल बच्चन तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। क्या कहेगा पूरा शहर और सोसाइटी?
जब उन्हें पता चलेगा कि सरस्वती के सपूतों ने 5 अनपढ़ से ब्याह रचाया है। सास पढ़ी लिखी प्रोफेसर और बहुएं अनपढ़। अरे माँ जी, आप हम बहुओं को अनपढ़ कैसे कह सकती हैं? हम 5 बहनें 5वीं पढ़ी लिखी हैं। अरे आज के दौर में 5वीं की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। मगर सासू माँ, पीएचडी काटने वालों ने भी कौन से झंडे गाड़ लिए हैं? सासू माँ, शहर में सालों पढ़ाई करके भी बैजू हरिया थके मरे गांव पलायन कर गए। कोनो पीएचडी करके पशुपालन करत है तो कोनो बीए करके बकरी चरावत है। फुलवा की ये बात सुनकर 5 बहुएं ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं। कूल डाउन सरस्वती, गुस्सा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। सरस्वती अपनी 5 अनपढ़ बहू का स्वागत सत्कार करके कहती है, कम इनटू द होम। सासू माँ, अभी तो हम 5 बहुएं घर में घुसी भी नहीं, आपने कल मुंह ही कमीनी कहना शुरू कर दिया। अरे मैंने ऐसा कब कहा? माँ जी, हम 5वीं संधि विच्छेद में पढ़े रहे, कमीनी को जोड़ दो तो वह कमीनी ही कहलाता है। हमका तो लागत है जरूर सासू माँ शहर के स्कूल के पीछे पड़ी हैं, तभी उनका ज्ञान हम बहुओं के आगे बलवान ना हुआ। ये कहकर 5 बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह 5 सूर्योदय से पहले उठकर सारा कामकाज निपटा कर बैठी होती हैं कि तभी सरस्वती नीचे आती है। सुप्रभात सासू माँ। अरे मेरी अनपढ़ बहू, इतनी शुद्ध हिंदी मत बोलो, इससे तुम हिंदी की प्रोफेसर नहीं बन जाओगी, समझी? तुम 5 तो बस लीपा पोती में पास हो। आपको कैसे पता माँ जी? क्या? हम 5 ने लीपा पोती का काम निपटा दिया। सवेरे ही हमने गाय के गोबर से घर साफ कर दिया। ये सुनकर अनपढ़ बहुओं की पढ़ी लिखी सास सरस्वती नाक मुंह सिकोड़ कर बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, You both are how so dirty. I can't explain it. राम राम सासू माँ, इस बढ़ते बुढ़ापे में आप डर्टी पिक्चर देखती हैं? अरे कितनी अश्लीलता है उस फिल्म में, मगर सीख भी है। मेरी बेबाक बेवकूफ अनपढ़ बहू, डर्टी का मतलब होता है गंदा, मैला, गलीच, घिनौना। तुम्हें कहाँ पल्ले पड़ने वाला है कि तुम 5 के अकल पर अनपढ़ता का पत्थर जो पड़ा है, ब्लडी फूल बहुएं। ये कहकर सरस्वती अपने बैग उठाए बच्चों को पढ़ाने कॉलेज चल देती है। तुम चारों का कुछ बुझाया का? हाँ, सासू माँ ने हम 5 बहुओं को ब्लडी फूल कहा। सासू माँ ने हम 5 बहुओं की तुलना फूल से की है। और जो आगे का बचा हुआ ब्लडी शब्द उसका माने है? अरे जरूर ब्लडी कोई शहरी सुंदर फूल की प्रजाति है। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है, मगर अनपढ़ बहुओं और पढ़ी लिखी प्रोफेसर सास के बीच कोई मेल नहीं बैठता। फिर एक सांझ 5 बहुएं आपस में बतियाते हुए कहती हैं, हम 5 बहुओं को इतना समय हो गया, मगर हमारी और माँ जी के बीच कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा। क्यों ना हम 5 सासू माँ के लिए अंग्रेजी सीखने की कोशिश करें, और जब हमें अंग्रेजी बोलना आ जाए तो हम सासू माँ को बोले। 5 बहुएं सरस्वती के कमरे में रखे इंग्लिश बुक को अपने पास रखकर सरस्वती के सो जाने के बाद आधी रात को पढ़ा करती। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन कॉलेज में सरस्वती की प्रोफेसर सहेली शिक्षा कहती है, सरस्वती, अगले 1 सप्ताह बाद तू प्रोफेसर के पद से रिटायर हो जाएगी। अब तो अपनी बहुओं से मिलवा दे। ठीक है, मिलवा दूंगी। सरस्वती सीधे अपनी बहुओं के लिए शॉपिंग करके घर आती है। झुमरी, फुलवा, बिंदिया, रूबी, रसिका, जल्दी से 5 बाहर आओ। आपने हम 5 को पुकारा सासू माँ। कल मेरी कॉलेज और सोसाइटी की सहेलियां तुम 5 की सूरत देखने आ रही हैं। मेहरबानी करके कल तुम 5 अपनी अनपढ़ता को अंजाम मत देना। इसमें शिफॉन की साड़ी है। सारी हाई सोसाइटी यही ट्रेंडी साड़ी पहनती हैं, कल यही पहनना। ठीक है सासू माँ। अगली सांझ 5 बहुएं सरस्वती की दी हुई साड़ी पहनकर उसकी सहेलियों के सामने आती हैं और एकाएक सभी के पांव छूती हैं। पाए लागू सासू माँ की सहेली चाची। ये देख सरस्वती आंखें दिखाते हुए बोलती है, अरे मेरी बेवकूफ बहुओं, ये शहर है, यहाँ पाँव नहीं पड़ते, हक करते हैं। लागत है अम्मा जी बहुरा गई हैं। अरे सासू माँ, ये हल्का होए के काम शौचालय में शोभत है। अरे सासू माँ, अगर आप यहाँ रायता फैलाएंगी तो आपकी सहेलियों के बीच क्या छवि छाप रह जाएगी। ये सुनकर सरस्वती की सभी सहेलियां होठ काटते हुए हंसने लगती हैं। आखिरकार तुम 5 ने अपनी अश्लील अनपढ़ता से मुझे मेरी सहेलियों के बीच शर्मिंदा कर ही दिया। सासू माँ, शायद आप 5 ने हम बहुओं की कदर ना जानी। अरे हम गांव के जरूर हैं, मगर गवार नहीं। यू अंडर अरेस्ट माँ जी। अरे बेबाक बेवकूफ,
उसको अंदर अरेस्ट नहीं, अंडरस्टैंड कहते हैं। अरे माँ जी, शब्द को छोड़कर भाव को पकड़िए। इसके बाद पांचों अनपढ़ बहुएं सरस्वती की सहेलियों का बढ़ चढ़कर स्वागत सत्कार करती हैं। शिक्षा, अनीता, मुझे माफ कर देना। मेरी 5 अनपढ़ बहुओं बेबाक बर्बर हैं। तुम भी सोच रही होगी कि कहाँ मैं पुराने दौर में भी पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गई और आज के जमाने में भी मेरी बहुएं अनपढ़ रह गई हैं। तू सरासर गलत सोच रही है सरस्वती। भले तेरी 5 बहुएं किताबी ज्ञान का कीड़ा नहीं है, मगर उनका संस्कृति के प्रति सुनहरा रुझान हम अपनी बहुओं में खोजते हैं। शिक्षा जी, सही कह रही हैं सरस्वती। आज के जमाने में इतनी परिपक्व बहुएं मिलना बहुत मुश्किल है। और रही बात उनकी पढ़ाई की, जिसके सास खुद प्रोफेसर है, वो अपनी बहुओं को आसानी से शिक्षा दीक्षा दे सकती है। थैंक यू सो मच अनीता, ये सोच तो मेरे मन में आया ही नहीं। सहेलियों के सुझाव से सरस्वती अपनी बहुओं से कहती है, बहू, लागत है सासू माँ का गुस्से का गुबार फूटने वाला है। अरे नहीं फुलवा बहू, तू अपनी सास को इस बार सरासर गलत समझ रही है। अब से मैं तुम 5 बहू पर कभी नहीं बौखलाऊंगी, बल्कि अब तुम्हारी ये पढ़ी लिखी सास तुम 5 को पढ़ाएगी लिखाएगी, ताकि तुम भी भावी भविष्य में कुछ बन सको। ठीक बा अम्मा जी, वी बोथ आर तैयार। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि तुम 5 ने पढ़ने की भरसक कोशिश की, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। सरस्वती प्रत्येक सुबह और सांझ अपनी 5 अनपढ़ बहुओं को पढ़ाने लगती है। 5 पूरी चाहत के साथ पढ़ाई के प्रत्येक पाठ को पढ़ती हैं और अल्प वर्षों में ही वो 5 पढ़ लिख कर अलग अलग पद पर तैनात हो जाती हैं। तुम 5 को मुझे मुकाम पर देखकर आज मेरी मेहनत सफल हो गई। अब सारी सोसाइटी मुझे पढ़ी लिखी शिक्षक बहू की रिटायर प्रोफेसर सास कहकर पुकारेगा। इसी के साथ सास बहू की ये कहानी होती है यहीं पर समाप्त।